या सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और लास्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने लिखा था, वो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले जो महत्वपूर्ण स्थल थे या जो महत्वपूर्ण साइट्स थी, उनके बारे में हमने लिखना शुरू किया था। और मैं आज फिर से आपको एक बात रिपीट कर देता हूं। भाई, आप जानते हैं कि परसों से यूपी जी के स्पेशल बैच में शुरू कर रहा हूं, जो कि एक लाइव बैच होगा जिसमें हम केवल उत्तर प्रदेश जीके के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यदि आप यूपी से बिलोंग नहीं भी करते हैं, और यदि उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम आप देने वाले हैं या एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप इस यूपी जी के स्पेशल बैच को ले सकते हैं। और डेफिनेटली आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ वन टाइम बैच। ये एक ही सिर्फ बार का बैच है जो अब परसों से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद हम इस बैच को हर महीने या 2-2 महीने के बाद नहीं बनाएंगे। ये वन टाइम बैच है पूरी तरीके से। तो यदि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई एग्जाम देना है तो आप यूपी जी के स्पेशल बैच जरूर ले लीजिएगा। अभी मैं यूपी जीके का बैच बना रहा हूं, लेकिन जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर मैं बिहार जीके का भी बैच लेकर आऊंगा, जिसमें हम बिहार के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। आज जो प्रैक्टिस सेशन बैच है उसमें भी क्लास दोबारा से क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। लॉकडाउन से पहले भी मैं इसमें कुछ क्लासेस ले चुका हूं, तो उन टॉपिक्स के बाद का जो टॉपिक्स है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सारे के सारे लोगों के पास एक्सेस हो गया होगा, आपको एक्सेस मिल गया होगा उस एमसीक्यू बैच का, उस प्रैक्टिस बैच का। तो उसमें भी आज हम क्या होंगे, मिलेंगे आपकी क्लास के बाद 2 बजे के बाद। तो 2 से 2:30 बजे तक हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे और 2:30 से लेके 3 बजे तक पॉलिटी के एमसीक्यूज करेंगे। तो यदि आप हिस्ट्री स्पेशल में है तो आप 2 से 2:30 बने रहेंगे, यदि आप पॉलिटी स्पेशल में है तो आप 2:30 से 3 भी बने रहेंगे। ठीक है। तो आज शाम को 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे यूपीजी के स्पेशल बैच के। यदि आज शाम को 7 बजे से लेके कल शाम को 7 बजे तक आप एडमिशन लेते हैं तो 699 में होगा, और फिर कल शाम को 7 बजे के बाद 799 में होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीजें और क्या क्या टॉपिक्स उसमें मैं कवर करवाऊंगा, तो इसके लिए आप 3 बजे मुझे मिलिएगा। मैं 3 बजे लाइव आकर वो सारे के सारे टॉपिक्स और सारे के सारा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो मैं आपको यूपीजी के स्पेशल बैच में पढ़ाने वाला हूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। भाई, आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया। हम लोग पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। हम लोग पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। कितने दिन में कोर्स कंप्लीट होगा यूपी जीके का, कि भाई मेरी तरफ से जो टारगेट है, ठीक है, मेरी तरफ से टारगेट रहेगा कि जो यूपी जीके का सिलेबस है वो हम यूपी पीईटी के एग्जाम से पहले क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। हालांकि ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन स्पेशली मैंने सोच के रखा है कि जो यूपी जीके की जो क्लासेस रहेंगी वो हम वीकेंड में भी रखेंगे, और वीकेंड में हम लंबी क्लासेस रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग शनिवार को क्लास रख लेंगे और शनिवार को 3-4 घंटे 4-5 घंटे हम केवल यूपी जीके के बारे में पढ़ लेंगे। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि उसको मैं आपको यूपी पीईटी के एग्जाम से पहले पहले कवर करा दूं। कहने का मतलब अभी यदि हम मिड जुलाई में ये शुरू कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 1.5 महीना, अगस्त के एंड तक हम कोशिश करेंगे इस बैच को कवर करने की, इस बैच को खत्म करने की। और कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि ये यूपी पीईटी तक कंप्लीट हो जाए। इन केस अगर नहीं भी हुआ तो मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना लगेगा, जिसमें हम ये पूरा का पूरा यूपी जीके का बैच कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन डेफिनेट सी बात है, इसमें वीकेंड में भी क्लास चलेगी और एक्सटेंडेड क्लासेस चलेंगे। इस वजह से जो उसका सिलेबस है उसको हम थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंशिएंट इंडिया हम पढ़ रहे थे, और आज जानते हैं इस एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल।
और आधे ऐतिहासिक काल में या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग बात कर रहे थे देश की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में, विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। या सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और हमने बात की थी और इसका काल निर्धारण किया था 2500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 बीसी से लेकर लगभग 1750 बीसी तक का ही जो पीरियड है, उसी में हमारे देश की प्राचीनतम सभ्यता यहां पर चली, जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। लास्ट क्लास में जो लास्ट चीज हमने लिखी थी, वो हमने इसके तहत मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में लिखा था। उनकी खोज कब हुई, कौन उसके उत्खनन करता थे, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और वो किस नदी के किनारे मिले, ये सब बातें हमने कर ली थी। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों के बारे में। तो चलिए सबसे पहला स्थल लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले लिखिए हड़प्पा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत मिलने वाली सबसे पहली साइट या मिलने वाला सबसे पहला स्थल ही कौन सा था? हड़प्पा। और आप जानते हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, 1921 में, जो पाकिस्तान में लाहौर के समीप मांट गोमड़ी जिले में रावी नदी के किनारे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये बात हमने पिछली क्लास में लिख ली थी। लेकिन हड़प्पा से मिलने वाले महत्वपूर्ण अवशेष क्या क्या थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है 12 रूम्स या 12 चैम्बर्स ग्रेन यार्ड। हिंदी में लिखेंगे एक 12 कक्षों का अन्नागार। 12 रूम्स ग्रेन यार्ड या एक 12 कक्षों का अन्नागार ही हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत थी, क्योंकि जब हड़प्पा में खुदाई की गई तो हड़प्पा में खुदाई करके ही हमें वहां पर एक ऐसी इमारत के अवशेष मिले, एक ऐसी बिल्डिंग के अवशेष मिले जिसमें 12 चैम्बर्स थे, 6 एक तरफ और 6 दूसरी तरफ। और ध्यान रखेंगे, वहां पर जब शोध किया गया, वहां पर जब रिसर्च किया गया, तो वहीं पर गेहूं और जौ के दानों के भी हमें क्या मिले? कुछ साक्ष्य मिले, कुछ अवशेष मिले। इसीलिए ध्यान रखेंगे, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया और ये कंक्लूजन निकाला गया कि जरूर इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान या जरूर सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान ये एक अन्नागार हुआ करता होगा और ये जगह अन्न रखने के लिए या ग्रेन्स रखने के लिए काम आया करती होगी। और क्योंकि वहां की मिट्टी में हमें गेहूं और जौ के क्या मिले हैं? एविडेंसेस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसकी प्रमुख फसलें, उसकी मेन क्रॉप्स ही क्या हुआ करती थी?
तो ध्यान रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे प्रमुख फसलें हैं वो मानी ही कौन सी जाती हैं? बार्ली एंड वीट, जौ एवं गेहूं। जौ एवं गेहूं ही इस सभ्यता की सबसे प्रमुख फसलें हुआ करती थी। इसके अलावा दूसरी प्रमुख चीज जो हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है वो है, लिखेंगे, अ ग्रेवयार्ड या एक कब्रिस्तान। अ ग्रेवयार्ड या एक कब्रिस्तान जिसे संज्ञा दी गई है या नाम दिया गया है R37, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं समाधि 37। जब हड़प्पा में खुदाई की गई तो ध्यान रखेंगे हड़प्पा में एक स्थान से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला, एक ऐसा ग्रेवयार्ड मिला जहां से हमें 57 स्केलेटन्स या 57 नर कंकाल प्राप्त हुए, या 57 ह्यूमन स्केलेटन्स या मानव कंकाल प्राप्त हुए। और ध्यान रखेंगे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जब उन स्केलेटन्स को, जब उन कंकालों को इकट्ठा कर कर उन पर रिसर्च करने की कोशिश की गई तो 57 स्केलेटन्स में से 20 स्केलेटन्स या 20 मानव कंकाल इतने ज्यादा डिकम्पोज हो चुके थे, इतने ज्यादा नष्ट हो चुके थे कि उन पर रिसर्च कर पाना भी क्या था? इम्पॉसिबल था। उन पर रिसर्च कर पाना भी पूरी तरीके से क्या था? इम्पॉसिबल था। बस इसीलिए रिसर्च केवल और केवल कितनों पर किया गया? 37 पर किया गया, और उसी को संज्ञा दी गई R37 या समाधि 37 की। तो ध्यान रखेंगे समाधि 37 नाम का जो कब्रिस्तान था या जो ग्रेवयार्ड था वो भी हमें कहां से मिला है? ध्यान रखेंगे हड़प्पा से मिला है। और अगली महत्वपूर्ण चीज लिखेंगे अ स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, एक उर्वरता की देवी की मूर्ति। अ स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी या एक उर्वरता की देवी की एक मूर्ति। ध्यान रखेंगे हड़प्पा से ही हमें एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली है, एक ऐसी महिला की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से जिसके गर्भ से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे को उस मूर्ति में दर्शाया गया है। और ध्यान रखेंगे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे को क्या माना है? हमने उसको माना है कि धरती से उगती हुई फसल। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये निष्कर्ष निकाला है और ये कहा है कि शायद हो सकता है कि उस समय जो लोग हैं वो धरती की पूजा करते हो और उसे क्या माना करते हो? उर्वरता की देवी या स्टैचू ऑफ फर्टिलिटी। तो एक स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है, जिसको हमने या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या माना है? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी या उर्वरता की देवी माना है। ये वो मुख्य और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें मिली कहां से? हड़प्पा से।
अगला स्थल लिखिए। अगला स्थल लिखेंगे मोहनजोदारो। मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। अगला स्थल होता है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। और आप जानते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? लिखेंगे माउंड ऑफ डेड या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब ही क्या होता है? माउंड ऑफ डेड या मृतकों का टीला। और ध्यान रखेंगे सबसे पहला ही सवाल बनेगा व्हाट वॉज या विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। बताइए मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? जी जल्दी से आंसर करेंगे। बताइए मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? केवल 2 लोगों का उत्तर आया है अभी तक जो बता रहे हैं स्नानागार। लिखेंगे अ ग्रेट ग्रेनरी या हिंदी में लिखेंगे एक विशाल अन्नागार। अ ग्रेट ग्रेनरी या एक विशाल अन्नागार, इसी को मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछें विच वॉज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी, तो आप आंसर करेंगे अ ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार। अ ग्रेट बाथ या एक विशाल स्नानागार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है, लिखिए स्टैचू ऑफ नटराज या नटराज की मूर्ति। भाई आप जानते हैं गॉड ऑफ डांस या नृत्य का देवता ही क्या कहलाता है? नटराज कहलाता है। और आप जानते हैं जिसे हमने किसका रूप माना है? भगवान शिव का या लॉर्ड शिवा। अगली महत्वपूर्ण चीज जो मोहनजोदारो से ही मिली, लिखेंगे स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसे भी क्या माना गया है?
लॉर्ड शिवा। स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, या पशुपतिनाथ की मूर्ति। और ध्यान रखेंगे इसे भी रूप माना गया है किसका, भगवान शिव का। ये बेसिकली त्रिमुखी शिव का रूप माना जाता है। और ध्यान रखेंगे इस त्रिमुखी शिव के सर पर सींग भी है। और इस मूर्ति में ध्यान रखेंगे 6 जानवरों की आकृति है। लेकिन 6 जानवर कितनी प्रजाति के हैं, 5 प्रजाति के। इस मूर्ति पर ही 5 प्रजाति के 6 जानवरों का उल्लेख हमें मिलता है। यदि हम इस मूर्ति के दाईं तरफ देखें तो दाईं तरफ एक बाघ और एक हाथी, यानी कि एक टाइगर और एक एलिफेंट की आकृति हमें नजर आती है। यदि हम बाईं तरफ देखें तो बाईं तरफ एक भैंसा और एक गैंडा की आकृति हमें नजर आती है। टोटल कितने जानवर हो गए, 4। और ध्यान रखेंगे नीचे, और इस मूर्ति के नीचे हमें एक ही प्रजाति के 2 जानवरों की आकृति नजर आती है। कहने का मतलब नीचे क्या है, 2 हिरन। नीचे हैं 2 हिरन। तो टोटल कितने जानवर हो गए, 6। और प्रजाति कितनी हो गई, 5। और यदि बर्ड्स की बात करें, यदि पक्षियों की बात करें, तो पशुपतिनाथ की ही मूर्ति के पैरों के नीचे 2 मोर की आकृति मिलती है। 2 पीकॉक्स, 2 मोर। फटाफट से नोट कीजिए, अभी कंटिन्यू करते हैं। जी, वेलकम बैक। कैन आई व्यू दिस लेक्चर ऑन लैपटॉप?
एनी लिंक विच आर प्रोवाइडेड टू व्यू दिस लेक्चर। हमारे पास, ठीक है, अभी लैपटॉप व्यू नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम करियरविल, भाई दिस इज करियरविल ऐप, ये करियरविल ऐप है, यानी कि करियरविल एप्लीकेशन जो केवल अभी एंड्रॉयड डिवाइसेस पर चलती है, लेकिन बहुत जल्दी हम इसको शुरू करने वाले हैं लैपटॉप पर भी और आईओएस पर भी। तो जब ऐसा होगा तो आपको तुरंत इस बात की इत्तला कर दी जाएगी। बाकी तब तक आप जानते ही होंगे, यदि आप थोड़ी बहुत भी टेक्निकल हैं तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानती होंगी कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको लैपटॉप पर चलाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। तो लेकिन वो तरीका आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मैं खुद आपको वो तरीका नहीं बता सकता हूं। कुछ दिन इंतजार कीजिए, लैपटॉप व्यू बहुत जल्दी आने वाला है। सर नटराज का मतलब बता दीजिए। मैंने अभी अभी आपको बताया था, नटराज लॉर्ड शिवा का ही रूप माना जाता है, गॉड ऑफ डांस, नृत्य का देवता कहलाता है नटराज। सर आपने बताया था कि फर्स्ट स्टैचू बुद्ध का था। मैंने ये बताया था कि मानव रूप में सबसे पहले मूर्ति बनाकर पूजा गया था गौतम बुद्ध को, ये बताया था मैंने। पिछली क्लास अटेंड करेंगे, देखिए बिल्कुल एज इट इज यही चीज बताई थी मैंने। सर थोड़ा जल्दी करवाएं। जी नहीं, सॉरी, जल्दी तो नहीं हो पाएगा। आपकी चाल चीते की तरह हो सकती है, लेकिन यहां पर बाकी लोगों की स्पीड आप जितनी नहीं है, बाकी लोग आप जितनी तरह स्विफ्टली काम नहीं कर सकते हैं। तो स्पीड तो बेटे यही रहेगी, ठीक है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पहले ये बताइए। नेक्स्ट, अगली महत्वपूर्ण चीजें जो हमें मोहनजोदारो से ही मिली हैं, लिखिए स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग। लिखेंगे एक पुरोहित राजा की मूर्ति, स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग या एक पुरोहित राजा की मूर्ति। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। और ध्यान रखेंगे, जितनी भी मूर्तियां हमें मोहनजोदारो से मिली हैं, हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ही क्या है, ये नृत्यकी की मूर्ति। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि लिखेंगे दैट वाज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। लिखेंगे ये कांस्य द्वारा निर्मित थी। दैट वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ये कांस्य द्वारा निर्मित थे। इसके अलावा लिख लीजिए एक स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह आप जानते हैं भाई, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्तिक चिन्ह।
ये भी हमें कहां से मिला? मोहनजोदारो से। इसके अलावा एक मोहर पर नाव का चित्र भी हमें कहां से मिला? मोहनजोदारो से। और महत्वपूर्ण रूप से लिखेंगे प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य। भाई आप जानते हैं कि जो मोहनजोदारो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे विकसित शहरों में से एक स्थल था। यहां पर सारे के सारे जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। और ध्यान रखेंगे प्रत्येक मकान में एक कुएं होने के साक्ष्य भी या एक कुआं होने का साक्ष्य भी हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदारो से मिलता है या मोहनजोदड़ो से मिलता है। नेक्स्ट, अगला लिखिए चन्हुदारो या चन्हुदड़ो। अगला लिखिए चन्हुदारो या चन्हुदड़ो। लिखेंगे चन्हुदारो वॉज द ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। चन्हुदड़ो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। चन्हुदारो वॉज द ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। चन्हुदड़ो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। और ध्यान रखेंगे इसे ग्रामीण स्थल इसलिए माना गया है क्योंकि यहां पर एक भी दुर्ग किला प्राप्त नहीं हुआ है। और ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से जो यहां पर मकान बने हुए हुआ करते थे, यहां पर मुख्य रूप से कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते थे। और ध्यान रखेंगे चन्हुदारो या चन्हुदड़ो ही वो एकमात्र स्थल है जहां पर हमें गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। भाई यदि अन्य जगहों की बात करें तो ईंटों का जो आकार हुआ करता था, भाई जो ईंटें हुआ करती थी वो 4:2:1 में हुआ करती थी। कहने का मतलब वो क्यूबॉइड हुआ करती थी। लेकिन एकमात्र चन्हुदारो या चन्हुदड़ो ऐसा स्थल है जहां पर हमें वक्राकार ईंटें मिली हैं या गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं जो कि कच्ची ईंटें हुआ करती थी। इसके अलावा यहीं से हमें मिलते हैं एविडेंसेस ऑफ लिपस्टिक्स एंड बैंगल्स। लिपस्टिक एवं चूड़ियों के साक्ष्य। एविडेंसेस ऑफ लिपस्टिक्स एंड बैंगल्स, चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य। इसके अलावा अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग
हिंदी में लिख सकते हैं बिल्ली का पीछा करते, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र। अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र भी हमें प्राप्त हुआ है, कहां से? चन्हुदारों से। और इसके अलावा लिखेंगे एक मन के, एक मन के बनाने का कारखाना का साक्ष्य। एक मन के बनाने के कारखाने का साक्ष्य भी हमें कहां से मिलता है? चन्हुदारों या चन्हुदड़ों से। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण स्थल लिखिए लोथल। और आप जानते हैं जिसकी वर्तमान स्थिति क्या है? भाई गुजरात में है लोथल। और लोथल इसलिए प्रसिद्ध है और इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप जानते हैं कि लोथल वॉज द पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लोथल लिखेंगे इस सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल वॉज द पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, या लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह था। और क्योंकि इस सभ्यता का बंदरगाह था, इसीलिए आयात निर्यात करने का जो मुख्य स्थान हुआ करता था वो लोथल ही हुआ करता था। और क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था, यही कारण है कि लोथल वॉज नोन एज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता की कॉमर्शियल कैपिटल या वाणिज्यिक राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल या वाणिज्यिक राजधानी ही किसे माना जाता है? ध्यान रखेंगे, लोथल को माना जाता है। और यहां से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीजों में या महत्वपूर्ण अवशेषों में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं? सबसे पहले लिखेंगे करेंसी ऑफ पर्शिया या फारस की मुद्राएं। करेंसी ऑफ पर्शिया या फारस की मुद्राएं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर्शिया का मतलब भाई ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था? पर्शिया कहा जाता था या फारस कहा जाता था। तो पर्शिया की ही करेंसीज या फारस की ही मुद्राएं हमें कहां से मिली है? लोथल नामक स्थान से मिली है। और इससे हमें ये साफ साफ जानकारी मिलती है और साफ साफ पता चलता है कि जो लोथल वासी थे, जो लोथल के लोग थे, वो कहां तक पहुंचे थे? कि या तो वो पर्शिया तक पहुंचे थे, इसी वजह से लोथल से क्या मिली है? फारस की मुद्राएं मिली हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि या फिर जो पर्शिया के लोग थे वो व्यापार करने के लिए कहां तक आए थे? लोथल तक।
जी, तो ध्यान रखेंगे, लोथल लोथल से ही फारस की मुद्राएं या करेंसी ऑफ पर्शिया मिलने का मतलब है कि जो लोथल वासियों के कनेक्शंस थे वो पर्शियंस से भी थे, वो फारस के लोगों से भी थे। इसीलिए फारस की मुद्राएं हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? लोथल से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहीं से हमें मिलती हैं, लिखेंगे एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स या चावल के दानों के साक्ष्य। चावल के दानों के साक्ष्य या एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा एकमात्र स्थल था जहां के लोगों को चावल की कृषि के बारे में भी जानकारी थी? तो ध्यान रखेंगे दैट वाज लोथल। इसके अलावा लिखेंगे एविडेंस ऑफ अ मम्मी, एक मम्मी का साक्ष्य। और हम सब जानते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में या मिस्र की सभ्यता में ही उन डेड बॉडीज को, जिन्हें ना तो जलाया जाता था ना ही दफनाया जाता था, बल्कि उनके शरीर पर एक पेस्ट लगाकर उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बांध दी जाती थी, उसी को क्या कहा जाता था? एक मम्मी कहा जाता था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोथल से एक मम्मी का मिलना ये साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि जो लोथल वासी थे वो या तो मिस्र तक पहुंचे थे या मिस्र के लोग कहां तक पहुंचे थे? लोथल तक। इसीलिए हमें मिस्र की सभ्यता का की ही एक मम्मी कहां से मिलती है? लोथल से मिलती है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मकान हुआ करते थे उनके मुख्य द्वार मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि अंदर गली की तरफ खुला करते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर एक मकान ऐसा मिला है, एक मकान जिसका मुख्य द्वार एक मकान जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर है बल्कि गली की ओर नहीं। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि वो जरूर लोथल के प्रधान या हेड का ही क्या रहा होगा? मकान रहा होगा। इसीलिए वो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं बना है, बल्कि प्रोटोकॉल तो यही कहती थी कि जितने भी लोगों के प्रवेश द्वार हुआ करते थे मकान के या मुख्य द्वार हुआ करते थे, उनका जो एंट्रेंस था वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि अंदर गली की तरफ हुआ करता था। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही क्या है? ये अपने नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। लेकिन ध्यान रखेंगे, बनवाली वॉज द ओनली प्लेस। लेकिन जो बनवाली है, लिखेंगे ये एक मात्र स्थल था। बनवाली एकमात्र स्थल था जहां ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी जो प्रणाली थी, एकमात्र स्थल जहां जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। वो कौन सा स्थल माना जाता है? बनवाली माना जाता है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण स्थल याद रख सकते हैं, लिख लीजिए कालीबंगा।
अगला महत्वपूर्ण स्थल जो कहलाता है कालीबंगा, हम सब जानते हैं राजस्थान में है वर्तमान में कालीबंगा, और कालीबंगा से ही मिले हुए कुछ महत्वपूर्ण अवशेष क्या क्या है, लिख लीजिए। सबसे पहला, काली मिट्टी की चूड़ियां। काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियों के एविडेंसेस हमें कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा लिखिए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। जुते हुए खेतों के साक्ष्य। इसके अलावा हल के साक्ष्य। अग्निकुंड एवं हवन कुंड के साक्ष्य। ये वो कुछ महत्वपूर्ण एविडेंसेस हैं जो हमें मिले हैं राजस्थान के कालीबंगा से। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की कैपिटल क्या हुआ करती थी या राजधानी क्या हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे, दिस सिविलाइजेशन हैड टू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स। इस सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां थी। जिन्हें ट्विन कैपिटल्स या जुड़वा राजधानी कहा जाता था। जिन्हें ट्विन कैपिटल्स या जुड़वा राजधानियां कहा जाता था, और जो मानी जाती हैं कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके अलावा अभी अभी मैंने आपको बताया, यदि आपसे कॉमर्शियल कैपिटल पूछते हैं या आपसे वाणिज्यिक राजधानी पूछते हैं, तो क्योंकि इस सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है, तो लोथल इज कंसीडर्ड टू बी द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो ये थे महत्वपूर्ण स्थलों से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण अवशेष, जिनके बारे में जो हमें कहां से मिले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। चलिए आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कल आपसे मुलाकात होगी तो हम कल बात करेंगे इस सभ्यता की उन दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जिसके लिए ये सभ्यता फेमस है। एक तो इसके नगर नियोजन के बारे में और इसकी जल निकासी प्रणाली के बारे में, और इसके अलावा वहां के लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या हुआ करता था, वहां की अर्थव्यवस्था क्या थी और वहां की संस्कृति क्या थी। इन सब चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे। तो क्लास या ये टॉपिक कल भी कंटिन्यू रहेगा। तो कल की क्लास में हम इस टॉपिक को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे कहां पर? दूसरी सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमें वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। चलिए जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, सी यू टुमारो। लेकिन अभी 2 बजे हम मिलते हैं हिस्ट्री एमसीक्यू बैच में, हिस्ट्री के ही प्रैक्टिस बैच में, और फिर 2:30 बजे हम मिलेंगे पॉलिटी एमसीक्यू बैच में, और फिर 3 बजे हमारी मुलाकात होगी अबाउट द सिलेबस डिस्कशन ऑफ यूपीजी की स्पेशल बैच। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। 3 बजे मिलिए, 2 बजे मिलिए, 2:30 बजे मिलिए, कभी भी मिलिए, 4 बजे तक मैं यहीं पर मौजूद हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।